उनकोस दर्पण के इस नए सत्र में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से आप सुन रहे होंगे कि नए चुनाव आयुक्त अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हुई है और उस नियुक्ति पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल किया गया है और इस पीआईएल में चीफ इलेक्शन कमीशन अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। तो आज के इस सत्र में हम जानने का प्रयास करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन कमीशन के कार्यालय के गठन के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है और उनका चयन कैसे होता है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले भारत की आजादी के बाद जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान के बाद कई सारी बातें आई जिसमें एक डेमोक्रेटिक देश जो होते हैं उनमें चुनाव की प्रक्रिया होती है और चुनाव की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले 25 जनवरी 1950 को यह प्रस्ताव आया कि इसके लिए क्या क्या चीजें होगी, कैसे चुनाव होगा राज्यसभा, लोकसभा और बाकी राज्यों में। इसीलिए 25 जनवरी 1950 को इलेक्टोरल डेट कहा जाता है। अब संविधान के खंड 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर चुनाव आयुक्त के कार्यालय और चुनाव आयुक्त के संबंध में बातें कही गई है। इसके अनुच्छेद 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त या सीईसी के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 329 इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया को चैलेंज कोर्ट में नहीं किया जा सकता या फिर उनके नियम वगैरह को कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसके बाद पहले क्या होता था कि शुरू में एक ही चुनाव आयुक्त होते थे। टीएन शेषन जी जब चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने ढेरों चुनाव सुधार किया और मुझे नहीं लगता कि उनके जितना चुनाव सुधार हुआ होगा उनके पहले कभी। उसके बाद से लोगों ने उन्हें यह मान लिया कि ये तो मनमौजी हो गए हैं। तो सन 1989 में संविधान का एक संशोधन किया गया और इस संशोधन के बाद सीईसी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। 3 का मतलब है एक सीईसी होंगे और बाकी 2 ईसी चुनाव आयुक्त होंगे। ये जो 3 बॉडी बनाया गया इनका यह था कि तीनों के सम्मिलित राय के बिना चुनाव आयुक्त कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। इससे उनकी निरंकुशता या कह लीजिए तानाशाही के रूप को रोकने का प्रयास किया गया। अब यह तो प्रक्रिया हो गई कि अब भारत के संविधान के किस किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें हैं। चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है और इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले हो उसके पहले इनको हटाया भी नहीं जा सकता। जैसे किसी को अगर चुनाव आयुक्त बना दिया गया है तो उनको हटाने का सिर्फ एक तरीका होता है, इम्पीचमेंट बोलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। हालांकि उसमें संविधान में कहीं है नहीं, लेकिन इम्पीचमेंट के माध्यम से उनको हटाया जा सकता है अगर कुछ गलत उन्होंने किया है तो, अन्यथा उनको हटाया नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि इनको जो पे एंड पर्क या वेतन या जो सुविधाएं मिलती हैं वह एक जज के समान, जैसे एक माननीय न्यायाधीश को जो सुविधाएं दी जाती हैं उतनी ही सुविधाएं चुनाव आयुक्त को दिया जाता है। चुनाव आयुक्त का कार्य है या फिर जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्य है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सहयोग करना या चुनाव करवाना। जहां तक राज्यों की निकायों की बात है, जैसे पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, इन सब के लिए राज्यों में अलग से एक चुनाव आयुक्त होते हैं और यह सब काम वे लोग देखते हैं। अब जो पीआईएल दी गई है कोर्ट में, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें उन्होंने यह कहा है कि एक ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी प्रक्रिया हो जिसके अंतर्गत चुनाव आयुक्त का चयन हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों का चुनाव होता है कॉलेजियम के माध्यम से, उस तरह की कोई प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि चुनाव आयुक्त का चयन हो सके। हालांकि संविधान में जब तक कोई संशोधन नहीं किया जाता है तो फिर तब तक सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई निर्णय हो पाएगा। तथापि
अब अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय यह बात कहती है तो उसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाए, या फिर कोई सत्र जब चालू हो, संसद का सत्र चालू हो, उसमें यह प्रस्ताव रखा जाए कि ठीक है, इनकी चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी। अभी तक इनका कोई क्वालिफिकेशन, संविधान के इन अनुच्छेदों को आप पढ़िए तो उसमें चुनाव आयुक्त के चयन के लिए कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं है कि इनकी पात्रता ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अमूमन आज तक सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्ति के आसपास जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, पर वहां किसी की भी नियुक्ति हो सकती है अगर हम अपने संविधान की बात माने तो। आने वाला निर्णय क्या होगा यह हम समय पर छोड़ते हैं। अगली चर्चा फिर कुछ नई खबरों के साथ जुड़ेंगे आपके साथ, जिससे आपका ज्ञानवर्धन भी हो और आपका जीके जीएस भी तैयार हो। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे और जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।